Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about our next part of fracture management. Let's begin the class. फ्रैक्चर मैनेजमेंट के अंदर या फ्रैक्चर के टॉपिक के अंदर अब तक हमने फ्रैक्चर के बारे में पढ़ लिया कि फ्रैक्चर क्या होता है, उसके कॉजेज कौन कौन से हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर हमने अब तक स्टडी कर लिए। साथ के साथ हमने देख लिया है कि साइन एंड सिम्टम्स, अगर मान लीजिए कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, किसी भी एक्सट्रीमिटीज़ की, किसी बॉडी के किसी भी पार्ट की बोन अगर फ्रैक्चर हो जाती है तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, वो हमने अब तक डिस्कस कर लिए। साथ के साथ हमने देखा कि इनिशियल केयर क्या होती है फ्रैक्चर के अंदर। नेक्स्ट हमने देखा कि इंटरवेंशन इन फ्रैक्चर के अंदर कौन कौन से इंटरवेंशन किए जाते हैं, नर्सिंग केयर कैसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद जो इंटरवेंशन थे उनके अंदर हमने देखा था कि फ्रैक्चर का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अब जो हड्डी टूट गई है उस हड्डी को कैसे जोड़ा जाएगा, तो उस हड्डी को जोड़ने के 4 तरीके थे हमारे पास। रिडक्शन, बोन को प्रॉपर अलाइनमेंट में लेके आना। फिक्सेशन, मान लीजिए अलाइनमेंट में आ गई लेकिन फिक्स नहीं हो पा रही है, तो फिक्सेशन के लिए हम क्या करेंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा करके फिक्स करेंगे। उसके बाद हम करेंगे ट्रैक्शन अप्लाई, तो ट्रैक्शन अप्लाई करके हम फ्रैक्चर को मैनेज कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है कास्ट एप्लीकेशन या कास्ट नर्सिंग केयर। कास्ट एप्लीकेशन, जो भी एक्सट्रीमिटीज़ हैं या बॉडी के जो भी एक्सट्रीमिटीज, लिम्ब एक्सट्रीमिटी जो भी है उसके अंदर अगर कास्ट का एप्लीकेशन हुआ है, कास्ट का मतलब यहाँ पे प्लास्टर से, अगर मान लीजिए प्लास्टर लगा हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर एक नर्सिंग ऑफिसर की या एक नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, क्या क्या हमें उस पेशेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमने ऑब्जर्व करनी है, कैसे हम उसकी कास्ट की केयर करनी है, ठीक है। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं कास्ट एप्लीकेशन से, ठीक है। तो कास्ट एप्लीकेशन में हम देखते हैं कि कास्ट एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से कास्ट लगा है। कास्ट का मतलब है यहाँ पे जो प्लास्टर हो रखा है, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, जो प्लास्टर हो रखा है उसे बोल रहे हैं हम यहाँ पे कास्ट, ठीक है। तो प्लास्टर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो सकता है, फाइबर ग्लास का हो सकता है, एयर कास्ट। आजकल बहुत सारे प्रकार के कास्ट अप्लाई है मार्केट के अंदर या मेडिकली बहुत सारे मेडिकली जो भी हॉस्पिटल्स हमारे, उन सारे हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे टाइप के हम यूज करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर कास्ट यूज किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली इसमें प्लास्टर क्यों लगाया जाता है, प्लास्टर लगाया जाएगा ताकि बोन उसको एक अलाइनमेंट में रखे, ठीक है, बोन उसको एक अलाइनमेंट में रखे, साथ के साथ उसमें इमोबिलाइजेशन हो। जो भी पर्टिकुलर लिम्ब है, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, इमोबिलाइजेशन हो जाएगा। बोन इमोबिलाइज मतलब अगर वो बोन है जो फ्रैक्चर्ड बोन थी वो क्या हो जाएगी, इमोबाइल हो जाएगी, तो वो बोन की जो हीलिंग है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगी। मान लीजिए आप फ्रैक्चर है, कास्ट अप्लाई करने से पहले आप बोन को रिड्यूस कर देते हो, ठीक है। रिड्यूस करने के बाद क्या होगा, अब रिड्यूस कर दिया आपने बोन के जो 2 टुकड़े हुए थे, उन टुकड़ों को आपस में आसपास मतलब पास हटा करके, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, कास्ट एप्लीकेशन कर दिया। अब कास्ट एप्लीकेशन करने से क्या हुआ, वो जो बोन थी या जो भी एक्सट्रीमिटीज थी उसके अंदर क्या मूवमेंट नहीं होगी, इमोबाइल हो जाएगी। इमोबाइल हो जाएगी तो जो दोनों बोन के सिरे थे वो क्या हो जाएंगे, आपस में पास रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएंगी, बोन हीलिंग, कैलेस का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, और कैलेस है वो धीरे धीरे हार्ड होकर के पूरी कंप्लीट बोन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसलिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, कास्ट का एप्लीकेशन करते हैं, प्लास्टर का एप्लीकेशन करते हैं, ताकि बोन उसको अलाइनमेंट में रखे और जो पर्टिकुलर लिम्ब या बॉडी पार्ट है उसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, और बोन हीलिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट वन है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का, कि नर्सिंग केयर इन कास्ट एप्लीकेशन। अगर किसी पेशेंट को कास्ट लगा हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, कौन कौन सी नर्सिंग केयर करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट वन पॉइंट कहता है कि जिस भी एक्सट्रीमिटीज के अंदर कास्ट लगा हुआ है, कास्ट प्लास्टर हो रखा है, जो आप इमेज में देख सकते हो वो फाइबर ग्लास है, ठीक है, जो फाइबर का है, सिंथेटिक कास्ट है, सिंथेटिक कास्ट, ठीक है। तो मैं क्या बात करते हैं, हम बात कर रहे थे कि जो भी पर्टिकुलर जिस भी एक्सट्रीमिटीज के अंदर हमने कास्ट को अप्लाई किया है, प्लास्टर लगाया है, उस एक्सट्रीमिटीज को हमें क्या करना है, एलिवेट रखना है। एलिवेट क्यों रखना है, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट्स है वो रेस्ट्रिक्ट हो गए, प्लास्टर की वजह से मूवमेंट्स नहीं हो रहे, और मूवमेंट्स नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, वेनस रिटर्न है, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कास्ट जो जिस भी पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटीज के अंदर कास्ट अप्लाई हुआ है उस एक्सट्रीमिटीज को हमें क्या करना पड़ेगा, एलिवेट करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कास्ट लगाते हैं, जो व्हाइट कलर का कास्ट, जो मोस्ट कॉमनली आप हॉस्पिटल्स में देखते हो, हॉस्पिटल सेटिंग्स में देखते हो, या फिर अपनी कम्युनिटी की सेटिंग के अंदर हम देखते हैं, जो मोस्ट कॉमनली जो कास्ट का एप्लीकेशन किया जाता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एप्लीकेशन, प्लास्टर ऑफ पेरिस से कास्ट हम लगाते हैं, ठीक है। तो उसको कंप्लीटली ड्राई होने के लिए 24 to 72 आवर्स उसमें लगते हैं, ठीक है, 24 to 72 आवर्स उसमें लगते हैं कंप्लीटली कास्ट को ड्राई होने के लिए। अब कास्ट है तो उसमें क्या यूज करते हैं, प्लास्टर में क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर कास्ट के अंदर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaSO4
H2O, ठीक है। तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला, मतलब केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जब मान लीजिए आपके पास पेशेंट आया है, उसको कास्ट अप्लाई हो गया और उसको एडमिट कर दिया डॉक्टर ने, तो कास्ट अभी क्या गीला है आपके पास, तो तुरंत पेशेंट एडमिट होकर के आ गया, लेकिन उसको ड्राई होने में कितना टाइम लगेगा, 24 to 72 आवर्स, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, जब भी हम पेशेंट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं और हम कास्ट को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो कास्ट को हमें फिंगर्स से हैंडल नहीं करना है, अपनी फिंगर्स के साथ कभी भी हैंडल नहीं करना है। गीले कास्ट को या गीले प्लास्टर को हमेशा हमें अपनी पाम से हैंडल करना है, ताकि उसके अंदर फिंगर्स के जो मार्क्स हैं वो नहीं रहे। साथ के साथ अगर फिंगर का यूज करेंगे तो हो सकता है जो बोन अलाइन की थी डॉक्टर ने, ठीक है, ऑर्थोपेडिशियन ने जो बोन अलाइन की थी, वो फिंगर के प्रेशर की वजह से, फिंगर्स है वो तो जरूरी थोड़ी सारी फिंगर्स एक साथ इक्वल प्रेशर लगाएंगी, ठीक है। इसका तो इक्वल प्रेशर रहेगा क्योंकि यहाँ का पार्ट क्या है, चपटा पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या है, खुरदरा पार्ट है, कहीं से उभरा हुआ, कहीं से डिप्रेशन है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि जो ऑर्थोपेडिशियन ने जो बोन को अलाइन करके प्लास्टर लगाया था, वो जो बोन है, जैसे ही आप फिंगर टच करते हो और वो बोन क्या हो जाएगी, हिल जाएगी, और वो जो प्लास्टर जिस पर्पज के लिए आपने प्लास्टर लगाया था, वो पर्पज क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, जब भी हम गीले कास्ट को हैंडल कर रहे हैं, गीले प्लास्टर को हैंडल कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, पाम से हैंडल करना है, ठीक है। और जिस भी एक्सट्रीमिटीज के अंदर प्लास्टर लगा हुआ है, कास्ट लगा हुआ है, उस एक्सट्रीमिटीज को हमें क्या करना है, रेगुलर इंटरवल 1 to 2 आवर के बाद हमें क्या करना है, चेंज करना है। अब 1 to 2 आवर के बाद मतलब एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर हमें चेंज क्यों करना है, ताकि वेनस रिटर्न अच्छा से हो सके, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके, साथ के साथ उस एरिया के अंदर एयर का सर्कुलेशन भी हो सके। और एयर का सर्कुलेशन होगा तो एक फायदा और होगा, कास्ट है वो जल्दी ड्राई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कास्ट है वो भी जल्दी ड्राई हो जाएगा, एयर का सर्कुलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा, ठीक है। जब अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो हम एक्सट्रीमिटीज को मूव करेंगे एक्सट्रीमिटीज को मूव करेंगे, लेकिन अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो हम कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। अगर कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है तो हम रेगुलर इंटरवल के ऊपर हम क्या करेंगे, मूवमेंट्स करेंगे, ठीक है। जो चेंजेज इन पोजीशन है वो करेंगे एक्सट्रीमिटीज की, ताकि एयर का सर्कुलेशन हो सके, ब्लड का सर्कुलेशन हो सके, ठीक है, ताकि कास्ट भी ड्राई हो सके और गैंग्रीन वगैरह बनने के चांसेस भी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है, आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्लासेज है वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रही होंगी। प्लीज़ अगर किसी भी क्लास से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जब मान लीजिए अब कास्ट है वो क्या है, वेट हो रखा है, गीला कास्ट है, और हमने सोचा कि इसको तो अभी सुखा देते हैं, ठीक है, और हम ले आए भाई साहब पता नहीं कौन सा ड्रायर ले आए, है ना, जो हीट ड्रायर है, ठीक है, हीट ड्रायर ले आए। और हीट ड्रायर से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में कास्ट अप्लाई किया जाता है, तो वो कास्ट होता है ना, वो क्या करता है, पानी के साथ रिएक्शन करके उसमें भी हीट जनरेट होती है, ठीक है। अगर आप हीट पहले से जनरेट हो रही है, क्यों, क्योंकि पानी गीला करके उस कास्ट को लगाया गया था ना, ठीक है, सूखा तो लगाया नहीं जाता, उसको गीला लगाया गया था, गीला लगाया गया है तो वहाँ पे भी हीट का जनरेशन। आपको अगर अब कभी हॉस्पिटल सेटिंग में अगर आपको काम करने का मौका मिले तो जो एकदम फ्रेश प्लास्टर लगाया हुआ पेशेंट है, उसके प्लास्टर को टच करके देखना, प्लास्टर है वो क्या होता है, काफ़ी गर्म हुआ मिलेगा आपको, आप खुद फील करोगे कि हाँ ये गर्म हो रहा है। धीरे धीरे वो ड्राई होगा, पानी के साथ रिएक्शन करके वो क्या करता है, हीट का जनरेशन हो रहा है। अब वहाँ पर हीट का जनरेशन पहले से और हीट ड्रायर आप और ले करके आएंगे तो क्या हो जाएगा, हो सकता है पेशेंट को बर्न हो जाए। तो इसके प्लेस पे, इसके स्थान पे हमें क्या करना होगा, हेयर ड्रायर का यूज करना है। मान लीजिए कास्ट बहुत ज़्यादा गीला है और हमें डर है कि ये पेशेंट है वो अपनी बोन को अलाइनमेंट या रिड्यूस पोजीशन के अंदर नहीं रहने देगा, तो हम क्या करेंगे, हेयर ड्रायर से उसको ड्राई कर सकते हैं, ना कि हीट ड्रायर से। कभी भी हीट ड्रायर का यूज़ नहीं करना है। हीट ड्रायर से क्या होगा, हीट का जनरेशन होगा, प्लास्टर के अंदर हीट जनरेट, डबल हीट हो गई, उससे क्या होगा, बर्न होने के चांसेज होते हैं, ठीक है। जब उसके बाद हम देखते हैं कि कास्ट अप्लाई कर दिया, पेशेंट को कास्ट अप्लाई कर दिया गया। अब पेशेंट को जब कास्ट अप्लाई कर दिया गया है तो हमें ध्यान रखना है कि जिस एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर हमने कास्ट का एप्लीकेशन किया है, उस एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसा है। क्या कास्ट इतना टाइट तो नहीं बांध दिया कि ब्लड है वो सर्कुलेट ही नहीं हो पा रहे, नीचे का सारा एरिया है वो पेल हो गया हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, मतलब इम्पेयरमेंट इन सर्कुलेशन। अगर ब्लड सर्कुलेशन के इम्पेयरमेंट का कोई भी साइन हमें नोटिफाई हो रहा है तो इमीडिएटली हमें क्या करना है, ऑर्थोपेडिशियन को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अब मान लीजिए उसके अंदर क्या हो रहा है, मान लीजिए क्या बोलते हैं वो,
सर्कुलेशन इम्पेयर्ड होगा, तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, उसमें विंडो बना देंगे। विंडो मतलब प्लास्टर अप्लाई किया हुआ था उस प्लास्टर के अंदर हम क्या कर देंगे, छोटे छोटे छेद कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो एयर है उसका भी सर्कुलेशन होता रहेगा, जिससे जी जो नीचे की स्किन है, प्लास्टर के नीचे की जो स्किन है वो भी नॉर्मल रहेगी, वो भी ड्राई होकर के स्किन डैमेज है उसको भी हम प्रिवेंट कर पाएंगे। साथ के साथ क्या होगा, सर्कुलेशन भी वो भी क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो मान लीजिए है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है सर्कुलेशन इम्पेयर्ड है तो हम क्या करेंगे, या एयर का सर्कुलेशन नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, बाई वाल्विंग कर देते हैं, यानी कि एक दो वाल्व बना देते हैं उसके अंदर, और क्या कर देते हैं, वो बोलते हैं ना, विंडो बना देंगे, ठीक है, उसमें छोटे छोटे छेद बना देंगे, 1 या 2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्लास्टर जब अप्लाई किया है, आप इमेज में देखिएगा, प्लास्टर जब अप्लाई किया है तो प्लास्टर का एक तो ये सिरा रहता है और एक यहाँ वाला सिरा, मतलब प्लास्टर के जो एज है दोनों साइड के, प्लास्टर के दोनों साइड के एज है वो क्या होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए। स्मूथ क्यों होनी चाहिए जी, स्मूथ इसलिए होनी चाहिए जी क्योंकि अगर ये शार्प रहेंगे या अगर ये हार्ड होने के बाद ये डिस्कम्फर्ट कॉज करेंगे। अगर ये स्मूथ नहीं होंगे तो हो सकता है पेशेंट को और दूसरी इंजरी होने के रिस्क है। मान लीजिए यहाँ पे स्मूथ नहीं है, यहाँ पे पेशेंट की थाई है, बार बार टच कर रहा है और यहाँ पे क्या हो गया, एक लेसिरेशन हो गया, वुंड बनने के चांस है, बार बार अगर टकराएगा तो वुंड बनने के चांसेज है और पेशेंट को ये क्या करेगा, डिस्कम्फर्ट करेगा, स्किन डैमेज करेगा, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी कास्ट के जो एजेज हैं उनको हमें क्या करना है, स्मूथ रखना है, ताकि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट या पेशेंट है उस पर इंजरी होने के चांसेज है वो कम हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम कास्ट अप्लाई कर देते हैं, कास्ट अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, साइन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, साइन ऑफ इन्फेक्शन को हमें ध्यान रखना है। साइन ऑफ इन्फेक्शन है तो मान लीजिए कोई ऐसा वुंड था कास्ट के नीचे, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन के साइन है वो देखिए कौन कौन से साइन है। वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पेशेंट को फीवर हो सकती है, ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो सकता है। फाउल ऑडर, एक बदबू आने लग जाएगी पर्टिकुलर वुंड से, ठीक है, पस वगैरह होने का डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। हॉट स्पॉट, गर्म, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि यहाँ से गर्मी निकल रही हो, ठीक है, और पेन है उसके अंदर चेंजेस, पेन बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो साइन है इन्फेक्शन के, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज है, पेन में चेंज है, हॉट स्पॉट्स का फील होना है, फाउल ऑर्डर आ रही है, ठीक है। तो ये सारे हमें क्या करना है, जब भी किसी एक्सट्रीमिटीज के अंदर कास्ट का एप्लीकेशन हो रखा है, उस एक्सट्रीमिटीज के हमें क्लोजली मॉनिटर करके इन सारे साइंस को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। कौन कौन से इन्फेक्शन के साइन कौन कौन से, फाउल ऑर्डर हो सकता है, हॉट स्पॉट हो सकता है, चेंजेज इन पेन और चेंजेज इन टेम्परेचर या इंक्रीज टेम्परेचर, ये सारे के इन्फेक्शन के साइन है, इनको हमें क्लोजली मॉनिटर करना है। अगर इनमें से कुछ भी हमें मिलता है तो हमें इमीडिएटली ऑर्थोपेडिशियन को इन्फॉर्म करना है, ताकि वो इन साइंस के अकॉर्डिंग जो भी मैनेजमेंट करेंगे वो हमें एज ए नर्स हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट वन है, कुछ भी, डू नॉट स्टिक एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड द कास्ट, कास्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, कास्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता, ओनली एक कॉटन की लेयर लगाई जाती है ताकि कास्ट पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कॉज ना करे। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कास्ट के अंदर कुछ भी नहीं घुसा के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, पेशेंट को हमें एजुकेट करना होगा। मान लीजिए कास्ट अप्लाई कर दिया, 3 दिन आपने हॉस्पिटल में रख लिया, उसके बाद पेशेंट घर जाएगा तो क्या होगा, कास्ट का भी तो केयर करनी पड़ेगी ना। तो कास्ट की केयर के लिए हमें पेशेंट को बताना पड़ेगा कि आप इसको गीला मत करना, ठीक है, और इसको हमें हमेशा ड्राई रखना, ठीक है, इसको गीला नहीं होने देना है, इसको हमेशा ड्राई रखना है, ठीक है। और साथ के साथ एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज हमें पेशेंट को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के बारे में बताना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपसे एम्स पूछ सकता है कि किसी पेशेंट को लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर, किसी भी अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या लगा हुआ है, कास्ट अप्लाई हुआ, तो उस पेशेंट के लिए कास्ट वाली एक्सट्रीमिटीज के अंदर किस टाइप की एक्सरसाइज परफॉर्म की जा सकती है, तो कौन सी, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। अभी बताऊंगा कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कौन कौन सी होती है और कैसे की जाती है, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज हमें पेशेंट को क्या करना है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज के बारे में बताना है। तो अब आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के बारे में जब हम पेशेंट को बताएंगे तो हम क्या बताएंगे, देखिए, जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती है उनके अंदर क्या होता है, जॉइंट के अंदर मूवमेंट नहीं होता है, जॉइंट का कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। साथ के साथ इसमें क्या होता है, जॉइंट के मूवमेंट नहीं होते, मसल्स की लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब किसी पर्टिकुलर जॉइंट में अगर फ्रैक्चर है तो हम उसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम जॉइंट का मूवमेंट नहीं कर रहे, ना ही हम मसल्स की लेंथ के अंदर कोई चेंज करेंगे। हम सिर्फ क्या कर रही है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज क्या कर रही है, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, ठीक है, मसल्स के अंदर सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है।
तो इसीलिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट वाली एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर करवाई जाती है, ताकि वहाँ पे थ्रोम्बस, एम्बोलिज्म इनका फॉर्मेशन ना हो सके, वेनस स्टेसिस ना हो, ब्लड का स्टेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, थ्रोम्बस के बनने के चांसेज हैं वो बहुत रेयर हो जाएंगे। तो आइसोमेट्रिक जब भी हम पेशेंट को कास्ट अप्लाई करके घर भेज रहे हैं या हम हॉस्पिटल में एडमिट रख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज के बारे में बताना है, ताकि जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के चांसेज हैं वो भी कम हो सके, साथ के साथ जो मसल्स हैं उनकी एट्रोफी भी ना हो। अगर मसल्स काफ़ी दिनों तक, मान लीजिए आपने 2 महीने तक कास्ट रखा, 2 महीने तक मसल्स अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगी, स्पाज्म हो जाएगा, ठीक है, और वो धीरे धीरे एट्रोफी होना शुरू हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर, ठीक है, रेगुलर इंटरवल के ऊपर हमें क्या करना है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज करनी है, पेशेंट को एजुकेट करना है। तो अब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, नॉर्मली ये रिलैक्स्ड मसल है, ठीक है, नॉर्मली ये बाइसेप्स है, ठीक है, बाइसेप्स मसल है, ठीक है, जो अपर आर्म के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें देखिए जब ये मसल्स रिलैक्स है, उसके बाद क्या किया, इस पेशेंट को एजुकेट किया कि आप इस रोड को पकड़िए और प्रेस कीजिए, रोड को पकड़ेंगे और प्रेस कीजिए, रोड को पकड़ेगा ना, जब ये रोड को पकड़ेगा और प्रेस करेगा तो क्या होगा, कोई भी मान देख लीजिए एल्बो जॉइंट के अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, और शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट में भी कोई मूवमेंट नहीं है, शोल्डर जॉइंट की सेम पोजीशन है, आप पोजीशन देख लीजिए पेशेंट की सेम पोजीशन है, पेशेंट की पोजीशन है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन मसल्स के अंदर क्या हुआ है, ये देखो मसल्स यहाँ पे एकदम रिलैक्स है और यहाँ पे क्या हुई है, मसल्स क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है, यहाँ पे देखो हल्का सा इसके अंदर क्या हुआ है, एलिवेशन आया है, ठीक है। तो ये क्या है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज की ये खास बात होती है कि वो क्या नहीं होने देती, मूवमेंट नहीं होने देती, सिर्फ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कॉज करती हैं। तो ये एक्सरसाइजेज हमें कास्ट वाली एक्सट्रीमिटीज के अंदर परफॉर्म करनी है। बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा और नोट कीजिएगा। नेक्स्ट वन है मॉनिटर द कास्ट एक्सट्रीमिटी फॉर सर्कुलेशन इंपेयरमेंट। मैंने 2-3 बार बता दिया इस क्लास के अंदर, और अभी भी मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब भी किसी एक्सट्रीमिटीज के अंदर हम कास्ट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे सर्कुलेशन के इम्पेयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि मान लीजिए बाई मिस्टेक अगर हमने कास्ट को टू टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट बांध दिया है, तो उस वजह से वहाँ से वेनस रिटर्न और आर्टीरियल सप्लाई है वो क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, टाइट होने की वजह से, टाइट बैंडेजिंग की वजह से। तो हमें क्या करना है, साइन ऑफ सर्कुलेशन इंपेयरमेंट को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना। अब साइन ऑफ सर्कुलेशन इंपेयरमेंट में देखिए पेन है, स्वेलिंग है, डिस्कलरेशन है, टिंगलिंग सेंसेशन है, नम्बनेस है, कूलनेस है, डिमिनिश्ड पल्स है, ठीक है, डिमिनिश्ड पल्स भी नहीं मिलेगी, ठीक है, वहाँ का एरिया ठंडा मिलेगा, पेल मिलेगा, हमें स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, डिस्कलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे साइन हमें पर्टिकुलर, मतलब एक पर्टिकुलर पेशेंट जिस भी एक्सट्रीमिटीज के अंदर अप्लाई है कास्ट, उसमें हमें क्या करना है, मॉनिटर करने, ठीक है। कास्ट अप्लाई किया, उसके नीचे के एरिया में पल्स भी नहीं आ रही, वहाँ से स्वेलिंग भी होना शुरू हो गया है, ठंडा भी पड़ रहा है, ठीक है, टिंगलिंग भी हो रही है, पेशेंट को ऐसा जैसे कांटे से चुभ रहे हो, ठीक है, और पेन भी है, स्वेलिंग भी है। तो ये सारे साइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, सर्कुलेशन इंपेयरमेंट को। इस कंडीशन के अंदर इमीडिएटली कास्ट को ओपन किया जाएगा और इस कंडीशन को रिजॉल्व होने के बाद दोबारा लगाया जाता है। बट ये काम किसका होगा, ऑर्थोपेडिशियन का। तो हमें क्या करना है, अगर ये साइन कोई सा भी इनमें से कोई भी साइन आपको ऑब्जर्व होते हैं एट द टाइम ऑफ पेशेंट केयर, हमें इमीडिएटली क्या करना है, ऑर्थोपेडिशियन या भी जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर असाइन हुए हैं उस पेशेंट को, उनको हमें इन्फॉर्म करना है कि शायद पेशेंट के अंदर ये सारे सिम्टम्स अभी देखने को मिल रहे हैं, तो आगे का स्टेप्स है वो अपने आप हमें बताते हैं। नेक्स्ट वन है अपना, हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, कि फ्रैक्चर होने से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो फ्रैक्चर होने से देखिए एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है, ठीक है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस देखने को मिल सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जो अभी साइन एंड सिम्टम्स पढ़ रहे थे ना, सर्कुलेशन इंपेयरमेंट, उसकी वजह से हो सकता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, हो सकता है पेट एम्बोलिज्म हो जाए, ठीक है, पेट का एम्बोलिज्म हो सकता है, इन्फेक्शन और ऑस्टियोमाइलिटिस होने के भी काफ़ी चांसेस हैं फ्रैक्चर के अंदर, ठीक है, बोन हील नहीं हो रही लेकिन वहाँ पे बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन की वजह से कोई बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह हुई, इन्फेक्शन हुआ और वहाँ पे ऑस्टियोमाइलिटिस की कंडीशन कोज हो जाती है। तो ये सारे क्या होते हैं, फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशन है। कौन कौन से हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, पेट एम्बोलिज्म और कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इन्फेक्शन और ऑस्टियोमाइलिटिस। ये चारों कॉम्प्लिकेशन है, ये हम हमारी आगे आने वाली क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे। इनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें मोस्ट कॉमनली जो है वो है हमारे कंपार्टमेंट सिंड्रोम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, और एक होता है फेट एम्बोलिज्म,
पेट, ये दोनों बहुत ज़्यादा बार एम्स के द्वारा पूछे गए हैं उसकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के अंदर। इनको हम डिटेल स्टडी करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपको नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जैसा कि जो भी रिसेंट एग्जामिनेशन है नॉर्सेट, उसके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।